समीक्षा के पिता रंजन शर्मा फौज से रिटायर है और अपनी एक प्राइवेट नौकरी के चलते वह ज्यादातर मसूरी से बाहर ही रहते हैं। लेकिन जितना वक्त वो परिवार के साथ बिताते हैं, वो वक्त परिवार के लिए जेल जैसा हो जाता है। चूंकि रंजन जी ने फौज की सख्त जिंदगी देखी थी, इसलिए उन्हें भावनाएं या जज्बात जैसा शब्द कम समझ आता है। कविता जी की इच्छा से समीक्षा को 4 साल की उम्र में हॉस्टल में डाल दिया गया था और आज से लगभग 2 साल पहले रंजन जी की इच्छानुसार उसे इंग्लिश मीडियम हॉस्टल से उठाकर आर्मी स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। उनके मुताबिक वह वहां रहकर अपने परिवार को भूलती जा रही थी। अब मिस्टर और मिसेज शर्मा समीक्षा से उम्मीद रखते हैं कि वह खुद को परिवार का हिस्सा समझे, लेकिन समीक्षा के लिए ये आसान नहीं। आज भी वो घर में सिर्फ उतना ही कहती सुनती है जितना जरूरी हो और बाकी वक्त वह या तो नेहा से बातें करते हुए गुजार देती है या अपने कमरे में बंद होकर पढ़ते हुए या गाने सुनते हुए। उसके कमरे के बंद दरवाजे के अंदर उसकी पूरी दुनिया सिमटी हुई है। बिल में रहने वाले किसी जीव की तरह वह जरूरत होने पर ही वहां से निकलती है। स्कूल बैग कंधे से उतारते हुए वह एक घुमावदार मतर समतल सड़क के किनारे बने एक मकान के सामने ठहरी। मसूरी एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है और खासा महंगा भी। यूं तो यहाँ से सर्दियों कभी विदा नहीं लेती, फिर भी साल 3 महीने लोग गर्म कपड़ों के बिना गुजार लेते हैं। यहाँ पड़ने वाली 8 महीने की सर्दियों रोजमर्रा के खर्चों को भी 8 गुना कर देती हैं। रंजन जी भी आज परिवार का खर्च चलाने के लिए अपनी नौकरी के साथ कविता जी के उस बुटीक पर निर्भर है जो एक वक्त में उनकी रजा नहीं था। वह एक मध्यम वर्गीय विरत फौजी है जिन्होंने रिटायरमेंट पर मिली सारी रकम इसी मकान पर लगा दी। लकड़ी के बरामदे पर जूतों की एडी टकटकाते हुए समीक्षा मुख्य द्वार तक पहुंची। दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखते हुए उसने गीले जूते पायदान पर रख दिए और अंदर चली गई। उसका अंदाजा आज भी सही साबित हुआ है। जैसा उसने कहा था, घर का माहौल ठीक वैसा ही है। सोफे के एक कोने में रंजन जी अखबार की आड़ में बड़बड़ा रहे हैं और कविता जी दूसरे कोने में बैठी फैशन मैगजीन की आड़ में। समीक्षा ने कभी चुंबक के समान ध्रुवों के बारे में पढ़ा था, जिनके बीच इतना जबरदस्त विपरीत दबाव होता है कि वह कभी करीब आ ही नहीं सकते। जब जब वो अपने माता पिता को देखती है, उसे उन ध्रुवों की याद आ जाती है। 15 साल का उसका छोटा भाई अरुण इनके रोज के झंझटों का आदी हो चुका है और वह मम्मी पापा की बहस को पूरी तरह से नजरअंदाज करके मशरूफ है डिस्कवरी चैनल पर दिखाए जा रहे जानवरों को देखने में। उसे इनकी इस बेतुकी बहस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समीक्षा के लिए ये सब झेलना हमेशा ही मुश्किल रहा है। वह बिना किसी का ध्यान खींचे चुपचाप हॉल के बानी ओर की गैलरी में दाखिल हो गई, जो कि उसके अपने कमरे पर खत्म होती है। समीक्षा अपने इस छोटे से कमरे में पहुंची। उसके कमरे का रखरखाव पिछले 2 सालों से नहीं बदला, क्योंकि इस छोटे से कमरे में अपर एक कुर्सी भी हिलानी हो तो बहुत गणित लगानी पड़ती है। नीले रंग का एक ढीला स्वेटशर्ट सिर से डालती हुई समीक्षा अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकली। बाहर बैठक में खामोशी है, मतलब मम्मी पापा इस वक्त वहाँ नहीं है। ठीक सामने अरुण के कमरे का अध खुला दरवाजा है। उसने अंदर झोंका। अरुण फर्श पर कई फोटो एल्बम और बहुत सी तस्वीरें बिखेर कर बैठा है। घर के बाकी कोनों की तरह समीक्षा को इस कमरे में जाते हुए झिझक नहीं होती। इस घर के सबसे कम उम्र के इस सदस्य का स्वभाव सबसे ज्यादा परिपक्व जो है, एक यही है जिसने समीक्षा को पूरा वक्त दिया ये मानने के लिए कि वह उसका छोटा भाई है। ये क्या कर रहा है? समीक्षा कमरे के अंदर आते हुए बोली, कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहा हूँ। अरुण ने आखिरी एल्बम हाथ में ली और उसकी तस्वीरों में कुछ ढूंढने लगा। उसके पास घुटनों पर बैठते हुए सिर्फ टाइम पास करने के लिए इतनी मेहनत, तो फेस रीड कर ले कि क्यों कर रहा हूँ, अरुण ने शरारत के साथ कहा और उस एल्बम में से अपने बचपन की एक ऐसी फोटो निकालकर अलग रख ली जिसमें वह बहुत प्यारा लग रहा है। समीक्षा की नजर भी उस फोटो पर एक बार पड़ी और वह सब समझ गई। उसका नाम क्या है? हिना। वैसे मानना पड़ेगा तेरी फेस रीडिंग को। ये फेस रीडिंग नहीं, कॉमन सेंस है। तू अपने बचपन की क्यूट सी तस्वीर किसी खास के लिए ही तो निकालेगा गधे। अरुण के बचपन की वह तस्वीर एक बार समीक्षा ने भी हाथ में ली और उसके बाद अतीत को दोहराने का ऐसा चस्का लगा कि दोनों ने वहां रखी करीब आधी दर्जन एल्बम देख डाली। इन पुरानी तस्वीरों में कई वह गुजरे नजारे कैद हैं, जिन्हें देखते ही कुछ ऐसा याद आ जाता है कि दोनों मुस्कुरा जाते हैं। दादा दादी, पीले और हरे रंग से रंगा लकड़ी का घोड़ा, 3 पहिए वाली लाल साइकिल, पुराना आर्मी क्वार्टर, कुछ भूले हुए दोस्त। आज यकीन करना मुश्किल है कि ये सब कभी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा थे।
पटरी पर दौड़ती जिंदगी न जाने ऐसे कितने ही नजारों की झलक दे देकर आगे बढ़ती गई और आज उन्हें कहां से कहां ले आई है। इन तस्वीरों के अलावा आज कोई सबूत बाकी नहीं है कि पड़ोस के अंकल ने कभी शरारत करने पर उन्हें मुर्गा भी बनाया था। कभी समीक्षा अपने 2 साल के भाई को साइकिल पर बैठाकर आंगन का चक्कर भी लगाती थी। कभी उनके घर में सफेद रंग का एक कुत्ता भी होता था। इन तस्वीरों को देखते हुए समीक्षा के जेहन में अचानक कुछ अटक गया। अरुण सारी एल्बम समेट कर उठ रहा था कि इन्हें मैं रख दूंगी, मुझे भी कुछ रूलना है इनमें। क्या रूलना है? अरुण ने उसकी तरफ देखते हुए एल्बम वापस फर्श पर छोड़ दी। और तेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या? समीक्षा को ख्याल आया कि अगर आकाश या सुधा उसकी जिंदगी में कभी थे तो इन तस्वीरों में कहीं न कहीं जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि कविता जी उन्हें याद न रख पाई हों, लेकिन तस्वीरों में हर उस इंसान का चेहरा होगा जिन्हें वह उस वक्त जानते थे। समीक्षा ने दोबारा सारी एल्बम खोल ली। ये सारी तस्वीरें समीक्षा के चौथे जन्मदिन के बाद की है, जो इस परिवार के साथ उसका आखिरी जन्मदिन था। इसलिए कुछ 10-12 तस्वीरों के बाद समीक्षा हर एल्बम से गायब थी। ये तस्वीरें ही बता रही है कि उसके हॉस्टल चले जाने के बाद भी कई ऐसे मौके आए थे जिनमें पूरा परिवार साथ था, खुश था, लेकिन समीक्षा की कमी किसी के चेहरे पर नहीं दिख रही। अपने बचपन को लेकर ये छोटी सी बात उसे आज से पहले कभी नहीं चुभी थी, लेकिन आज भी ये चुभन कुछ देर उसके चेहरे पर रही। फिर तस्वीरों के पलटने के साथ उसके चेहरे से मिट्टी चली गई। वो किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देती। बड़े गौर से समीक्षा एल्बम के पन्ने पलट रही है। कोई भी चेहरा वो चूकना नहीं चाहती। आकाश या सुधा में से किसी एक की भी झलक मिल जाए तो उसे वो सिरा मिल जाएगा जिसे पकड़कर चलते हुए वो उन दोनों तक पहुंच सकती है, या कम से कम उनकी सच्चाई तक। एक एक कर समीक्षा ने सारी एल्बम देख डाली। हर एक तस्वीर में दिख रहे इंसान को आंखें गाल कर देखा, मगर किसी में भी उन दोनों का चेहरा नहीं है। थोड़ी निराशा के साथ उसने आखिरी एल्बम बंद की। एक अच्छा भला मौका जैसे उसके हाथ से निकल गया। उसने अरुण की तरफ देखा। क्या हमारे पास और तस्वीरें नहीं है जिसमें हम और छोटे रहे हों? उसने अरुण से पूछा। हाँ, कुछ 2-4 एल्बम और कुछ फ्रेम्ड फोटोग्राफ है, लेकिन वह सब मम्मी ने स्टोर में बंद कर रखी हैं। कुछ सोचकर, चाबी कहाँ है उसकी? समीक्षा ने सवाल किया। 5 मिनट में समीक्षा मकड़ी के जाल से पटे उस स्टोर रूम का दरवाजा खोल रही थी। मकान के पिछले हिस्से में बने इस अंधेरे 10 स्क्वायर फीट के छोटे से स्टोर रूम में समीक्षा के दादा दादी के जमाने की बेहद पुरानी चीजें रखी हुई है। इन्हें आखिरी बार तब ही देखा गया था जब रंजन जी इस मकान में आए थे। हॉस्टल में पलने की वजह से समीक्षा को यहाँ रखे सामान के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। हर तरफ एक नजर मारने के बाद उसने सबसे पहले लकड़ी की एक पुरानी अलमारी के पल्ले खोले। ये बिल्कुल खाली है। सबसे ऊपरी खाना जिसमें देखने के लिए समीक्षा का कद कम पड़ रहा था, वहाँ उसने हाथ फेरा, मगर सिवाय धूल के उसके हाथों कुछ भी ना लगा। अलमारी बंद करके समीक्षा ने एक पल रुककर सोचा कि कहाँ से शुरू करे, और जब एक बार उसने अपनी धुन में वहाँ रखा सामान देखना शुरू किया तो फिर सारा सामान उधेड़ कर ही सांस ली। पुराने संदूक, बेंत की टोकरियां, किताबें, रद्दी में बदल गई मैगजीन्स, उसके दादा की डायरियां और कई पुरानी तस्वीरें। उसने सब कुछ देख लिया, लेकिन यहाँ भी जवाब वही है जो पहले था। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं है, लेकिन आकाश या सुधा की कोई झलक तक नहीं। अपने थके दोनों हाथ सिर के ऊपर बांधे वह कुछ पलों को खड़ी रही। करीब 1 घंटा उसने इस स्टोर को दिया। बड़ी उम्मीद थी उसे कि अतीत के इस सामान से उसे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ बिखेरा सारा सामान उसने वापस जगह पर लगाया और खाली हाथ झाड़कर निकल रही थी कि अलमारी के ऊपर से ठीक उसके पंजों के पास अचानक कुछ आ गिरा। समीक्षा ने गर्दन झुकाई। ये उसी की एक फ्रेम तस्वीर है, शायद तब की जब वह 5 या 6 महीने की रही होगी। समीक्षा ने वह तस्वीर हाथ में ली और बड़े चाव से अपनी आस्तीन से उस पर जमी धूल साफ की। यह आज भी बिल्कुल नई है। अपने कमरे में आकर उसने उस तस्वीर को अपने सिरहाने की खाली दीवार पर लगा दिया। उसी शाम 5:30 बजे कॉर्डलेस फोन पर किसी ग्राहक से बहस करती हुई कविता जी बैठक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रही है। समीक्षा उन्हें नजरअंदाज करके चुपचाप बाहर जा रही थी कि उनकी नजर समीक्षा पर पड़ गई। अब तू कहाँ जा रही है? कार्डलेस फोन को थोड़ा नीचे सरकाकर उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। समीक्षा वहीं ठिठक गई, धीरे से पलटते हुए। नेहा से कुछ काम था। कोई जरूरत नहीं है,
अपने कमरे में जाओ। और क्या तुम्हारी फेयरवेल की स्पीच तैयार हो गई? कॉल काटकर वह समीक्षा के पास आकर रुकी। वह तैयार है, हिचकिचाते हुए। रात को एक बार और पढ़ लूंगी। अभी नेहा से कुछ काम था तो। क्या काम था? कविता जी ने बाहें आपस में बांध लीं। रंजन जी से हुई बहस का असर अब तक है उनके मूड पर। नेहा के अलावा और भी लोग हैं तुम्हारे आसपास। मैं हूँ, अरुण है, तुम्हारे पापा है। यस, आई नो कि आप सब भी है। समीक्षा मुंह फेरते हुए खुद में ही बड़बड़ाई। अब तुम हॉस्टल में नहीं रह गई हो समीक्षा, तुम अपने परिवार में हो। वी नीड यू हेयर। हम तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास लोग हैं। ऑल राइट। पैर पटकते हुए समीक्षा उनके सामने से हट गई। वापस अपने उसी कमरे में चली आई और उसके कमरे का दरवाजा फिर पहले की तरह बंद हो गया। कविता जी कॉर्डलेस फोन हाथ में पकड़े उसे देखती ही रह गईं। वह ये नहीं मान पा रही हैं कि हॉस्टल की जिंदगी ने समीक्षा को सिर्फ अनुशासन ही नहीं सिखाया, बल्कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना भी सिखा दिया है। उसी रात 11 बजे समीक्षा अपनी दादी के जमाने के एक ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपनी स्पीच तैयार कर रही थी। स्पीच तैयार करते हुए उसे आधा घंटा हुआ होगा कि उसकी सांसों ने एक अनजानी सी महक का स्वाद चखा। कमरे के किसी कोने से एक घुटी और बहुत ही गंदी महक आ रही थी। स्पीच के कागज को मोड़कर उसने जींस की जेब में डाला और उस महक की वजह तलाशने लगी। सबसे पहले उसने अपने पलंग के नीचे देखा। मसूरी में मकान बनाने में लकड़ी का बहुत इस्तेमाल होता है, तो हो सकता है कि कोई चूहा वगैरह मरकर सड़ रहा हो। मोबाइल के टॉर्च से उसने पलंग के नीचे चारों तरफ रोशनी की, लेकिन फर्श उसके आईने की तरह ही साफ है। नाक पर उंगली रखते हुए वह वापस खड़ी हुई और फिर उसने अलमारी का रुख किया, लेकिन वह बदबू यहाँ से नहीं आ रही। फिर उसने अपनी खिड़की के पल्ले खोले और बाहर झांका, लेकिन यहाँ की हवा भी बिल्कुल शुद्ध और साफ है। एक तो यह बदबू बिल्कुल अजीब है और दूसरे रात होने के साथ साथ बढ़ती भी जा रही है। जब उसे कुछ समझ ना आया तो उसने अपने कमरे में बहुत सारा परफ्यूम छिड़का और जाकर सो गई। रात बीतते उसे ये महसूस हो रहा था कि यह महक उसके कमरे में कहीं एक जगह ठहर नहीं रही है। यह गंध उसके कमरे के अलग अलग कोनों से आ रही थी। फिर देर रात समीक्षा के होंठ ठंड से कांप रहे थे। कोहरे से भरे इस सुनसान मैदान में वह अकेले खड़ी है, बाहों को हाथों से सहलाते हुए। यह सर्द कोहरा इतना घना है कि उसके पार वह अपने पैर भी नहीं देख सकती। वह यहाँ कब और कैसे आई ये तो उसे याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि किसी लड़की की जानी पहचानी सी आवाज का पीछा करते हुए वह यहाँ तक आई थी। जो लड़की उसे पुकार रही है उसे समीक्षा जानती है, लेकिन फिलहाल याद नहीं कर पा रही कि वो कौन है। ना ही उसे अंदाजा है कि वह कितनी देर से इस मैदान में भटक रही है। रह रहकर उसे एक पुकार सुनाई देती है और वह एक अलग दिशा में बढ़ जाती है। चारों तरफ गूंज सी रही इस पुकार की दिशा तय कर पाना भी उसके लिए चुनौती है। रात और ठंड अपनी तेजी से बढ़ती जा रही है। बाहों को सहलाने से भी अब उसे राहत नहीं मिल रही। ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे हैं। वह अब यहाँ और नहीं रह सकती, उसे वापस जाना चाहिए। मुश्किल से उसने 2 कदम बढ़ाए होंगे कि समीक्षा, उसे किसी ने पुकारा और समीक्षा अपनी एड़ियों पर घूम गई। इस बार ये आवाज इतनी साफ सुनाई दी जैसे किसी ने उसके कानों के पास ही बोला हो। समीक्षा फिर उसी तरफ तेजी से बढ़ गई। कुछ ही कदमों के बाद कोहरा एकदम छट गया। अब वो देख सकती है एक खाली मैदान जो चारों तरफ सूखे पेड़ों से घेरा हुआ है। इस मैदान के बीचों बीच है एक तालाब जिस पर मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे हैं। पत्थर के सूखे अजीब दरख्तों से घिरा ये मैदान दिखता तो बिल्कुल सुनसान है, लेकिन वह जानती है कि वह यहाँ अकेली नहीं है। इन मृत दरख्तों के पीछे से कुछ साए छुपकर ताक रहे हैं उसे, मानो वह जानते थे कि समीक्षा यहाँ आने वाली है। जैसे ही समीक्षा उन्हें देखने को उस तरफ घूमती है, वह इन पेड़ों की आड़ ले लेते हैं। कौन हो तुम लोग? वह चिल्लाई। कोई जवाब नहीं। थकन से झुकते हुए उसने दोनों हाथ घुटनों पर टिका लिए और एक बार सिर उठाकर अपने सामने देखा। उस तालाब पर भिनभिनाती मक्खियों की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी। इसके सड़ते हुए पानी से आ रही महक समीक्षा की सांसों में घुलते ही उसे कुछ याद दिला रही है, लेकिन उसके पहचानने से पहले ही मैं यहाँ हूँ, देखो मेरी हालत, मेरे अंग सड़ने लगे हैं। समीक्षा ने तुरंत झुककर तालाब के कीचड़ भरे पानी में झांका। आवाजें इसी तालाब के अंदर से आ रही है, मगर इतनी धीमे सुनाई दे रही है
मानो पुकारने वाला मीलों दूर हो। कौन? उसकी नजरें इस दलदली पानी में किसी को ढूंढ रही है, मगर इस पानी की सतह पर सिवाय उसकी अपनी परछाई के कुछ भी नहीं है। वह मायूस होकर पलटने को सीधी खड़ी हुई थी कि अचानक उसकी वह छाया जिंदा हो गई। वह अक्स बोल उठा, देखो मुझे क्या होता जा रहा है। उसने अपने हाथ सामने किए, उसकी उंगलियां गल रही है और उनसे कीचड़ सा पदार्थ बह सा रहा है। मेरी मदद करो। समीक्षा चौंक कर एक कदम पीछे हो गई। तुम बहुत उदार हो, तुम सबकी मदद करती हो, मेरी भी करो। समीक्षा का दिल उसकी पुकार पर पिघलने सा लगा। उसने बिना कुछ सोचे अपना हाथ तालाब की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उसका हाथ पानी में बने अपने अक्स से टकराया, एक तेज धक्के ने उसे कुछ कदम पीछे उछाल फेंका। पीठ के बल रगड़ खाती हुई वह 10 फीट दूर एक सूखे पेड़ के तने से जा टकराई। संभलने की कोशिश करते ही उसे महसूस हो गया कि उसकी पीठ बुरी तरह छिल गई है। दर्द के कड़वे भाव उसके पूरे चेहरे पर बिखर गए। क्षण भर को उसका सिर चकराया, आंखों पर अंधेरा पर्दा पड़ गया और जब हटा तो उसका मुंह चींकने को खुल गया। मैदान की इस सूखी घास पर कोहनियों के बल अधलेटी समीक्षा से कुछ इंच ऊपर हवा में वही अक्स लहरा रहा है। जैसे जमीन पर लेटे हुए वह कुछ इंच की दूरी से आईना देख रही हो, लेकिन दोनों के चेहरों पर भाव बिल्कुल अलग है। जहां समीक्षा के चेहरे पर सिर्फ सवाल है, डर है, हैरानी है, वहीं इस प्रतिरूप के चेहरे पर सिर्फ एक बेवजह गुस्सा, एक अनकही चिढ़। गुस्से में सनी एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ उसने समीक्षा के गाल पर हाथ फेरा और एक भौंक तिरछी करते हुए, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। किसी गली हुई लाश के बेजान हाथों से इसकी ठंडी छुअन से ही एक तीखा दर्द उसकी रगों में टीस मार गया। सांस भरते हुए उसे याद आ रहा है कि सोने से पहले उसके कमरे में यही गंध भर गई थी और यही तो यहाँ चारों तरफ भी फैली है। उसके देखते ही देखते इस प्रतिरूप के शरीर की खाल में बदलाव आने लगे। कितनी ही जगह से उसकी खाल फटने लगी है। समीक्षा के पूरे बदन के रोंगटे उठ गए। उसे इस प्रतिरूप से खौफ होने लगा है। ये ना उसका अक्स है, ना उसकी कोई सहेली, बल्कि कोई और है, लेकिन कौन? खुद से उसका घिनौना हाथ दूर करने के लिए समीक्षा ने उसे पकड़ा और उसकी पांचों उंगलियों गर गई इस गल चुकी कलाई में। समीक्षा ने तुरंत हाथ छोड़ दिया। इस गिलगिली खाल के एहसास से ही उसका मन कुछ उगल देने को हो गया। दिन भरी नजरों से उसे देखते हुए, Who the hell are you? वह अपनी कोहनियों के बल पीछे सरकने लगी। हमशक्ल समीक्षा के सवाल पर एक बार फटकर हंसी और फिर अचानक वही चिर अपने चेहरे पर लाकर, मैं समीक्षा हूँ। माहौल को चीरती हुई एक तीखी चींक के साथ हमशक्ल उस पर आ गिरी और किसी काली चादर की तरह उसे खुद में छुपा लिया। अचानक जैसे तापमान बदल गया है, हवा घुटी सी है, जैसे वह कहीं बंद हो। समीक्षा के होंठ चींक उठने को थर्रा रहे हैं। उसकी पलकें ना पूरी खुली हैं, ना पूरी बंद। वह होश में है, लेकिन बेहोश भी। उसकी कनपटी पर सांसें छोड़ती हुई कई अजीब आवाजें कुछ ऐसा बड़बड़ा रही हैं, जो वह सुन तो सकती है, लेकिन समझ नहीं सकती। उनकी बड़बड़ाहट कानों से गुजर कर दिमाग तक जा ही नहीं रही। दर्जनों बर्फीले हाथ उसके पूरे बदन पर इस तरह रेंग रहे हैं, मानो कुछ तलाश रहे हों। और इनकी छुअन, उफ, कितनी अजीब है। इनमें से एक स्पर्श को वह पहचानती है। बिल्कुल अभी महसूस किया था उसने, वही गिलगिला सा स्पर्श। ये उसके बदन को जहां जहां भी छू रहा है। समीक्षा की हड्डियों के अंदर तक एक गुदगुदाहट भरी चुभन टीस मारती जा रही है। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं?